So hi, welcome guys, welcome back to the playlist या प्रोग्रामिंग सीरीज़ ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है जो मैं अभी बताऊंगा वो आप कह सकते हो कि एक आइडियल केस सिनेरियो है। आइडियल केस सिनेरियो मतलब कि दिस इज़ द वेरी परफेक्ट कोड फॉर अ सी प्रोग्राम। अब ज़रूरी नहीं है जो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा उस स्ट्रक्चर से ही सारे प्रोग्राम्स को आपको लिखना है। जो भी चीज़ नेसेसरी है सिर्फ आप वही पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ को आप ओमिट कर सकते हो। बट स्ट्रक्चर में मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊंगा जो मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके एक सी प्रोग्राम के अंदर वो सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कैसे होता है, कैसे दिखता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के लिए सबसे पहला जो पॉइंट हमारे इसका जो स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन। नाउ यू मस्ट आस्क व्हाट इज़ डॉक्यूमेंटेशन एंड हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस द डॉक्यूमेंटेशन इनटू अ सी प्रोग्राम। तो देखो, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टर्म या एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा नोट जो कि हम अपने कंपाइलर के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि कंपाइलर उसको रीड ना करे। अब आप पूछोगे कि ऐसा कोड कैसे हो सकता है कि एक ऐसा नोट हम कैसे ऐड कर सकते हैं कंपाइलर में कि जो कंपाइलर उसको रीड ना करे। तो वो चीज़ पॉसिबल है। कंपाइलर में हम दो तरीके से कोड कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका कोड जो कि कंपाइलर रीड कर रहा है और सेकंड तरीका जो कि कंपाइलर रीड नहीं कर सकता। तो डॉक्यूमेंटेशन हम अपने प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। अभी कमेंट्स क्या होते हैं, किस लिए काम आते हैं, वो देखते हैं। कमेंट्स एक ऐसा टर्म होता है कि अगर मैं एक स्टेटमेंट के आगे कमेंट ऐड कर दूं तो वो स्टेटमेंट कंपाइलर रीड नहीं करता है। ठीक है जी। अब जो कमेंट्स होते हैं वो टोटली दो टाइप्स के कमेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, मतलब वो सिर्फ सिंगल लाइन को ही हाइड करेगा कंपाइलर से। तो उसको हम लिखते हैं यूजिंग डबल बैक स्लैश। और सेकंड जो होता है वो होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। जो मल्टी लाइन कमेंट होता है उसका मतलब कि मैं एक से ज़्यादा अगर लाइन को कमेंट आउट करना चाहता हूँ कि वो कंपाइलर रीड ना करे तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट सबसे पहले तो होता है ओपन। ओपन होता है बैक स्लैश स्टार से। तो बैक स्लैश स्टार इज़ फॉर ओपनिंग द मल्टी लाइन कमेंट। एंड अगर मेरे को इसको क्लोज करना है तो मैं लिखूँगा स्टार बैक स्लैश। ये किस लिए? क्लोजिंग के लिए। और इसके बीच में मैं जो भी लिखूँगा, जो भी स्टेटमेंट लिखूँगा वो कंपाइलर रीड कभी भी नहीं कर पाएगा। वो हम रीड कर सकते हैं, हमें दिखेगा, बट कंपाइलर कभी उसको रीड नहीं करेगा। तो डेवलपर्स ने ये फीचर ऐड करा है। अब डॉक्यूमेंटेशन का एडवांटेज क्या है, वो किस लिए हमारे काम आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कोड लिखा जो कि प्राइम नंबर निकाल के दे रहा है, फैक्टोरियल निकाल के दे रहा है, या बता रहा है कि ये नंबर ऑड है या इवन है, तो ये प्रोग्राम आपने आज लिखा। अगर आप चाहते हो ये प्रोग्राम 2 साल बाद आप उसको वापस देखना चाहते हो, उसको रिवाइज़ करना चाहते हो, तो कोई भी इतना बढ़िया प्रोग्रामर नहीं होता कि वो देखते बता पाए कि प्रोग्राम एक्चुअली में काम किस लिए आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम के सबसे ऊपर आप एक छोटा सा नोट ऐड कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू फाइंड वेदर नंबर इज़ प्राइम और नॉट, और वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। उससे क्या होगा कि आप अगर वो नोट पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्रोग्राम में जो भी पूरा लॉजिक लिखा है वो किस लिए काम आ रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए काम आता है कि हर एक प्रोग्राम के ऊपर आप छोटा सा नोट ऐड कर दो जिससे आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाए कि प्रोग्राम एक्चुअली में किस लिए काम आ रहा है। इससे आपको भी हेल्प मिलेगी एंड अगर आप ये प्रोग्राम किसी और के साथ शेयर करोगे उसको भी हेल्प मिलेगी। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की बात करूँ तो सबसे पहले सबसे ऊपर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज़ योर प्री प्रोसेसर। नाउ व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर? मैंने आपको कंपाइलेशन प्रोसेसिंग सी वाले लेक्चर में बताया था प्री प्रोसेसर क्या होता है। देखो, प्री प्रोसेसर क्या होता है, एक ऐसा फाइल, एक ऐसा कोड जो कि डेवलपर्स ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है एंड उस फाइल या कोड के प्रॉपर्टी को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करा रहे हैं। इंपोर्ट क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमें वो कोड नहीं लिखना,
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कोड को पूरा लिखने बैठे, या ऑलरेडी डेवलपर से वो कोड को बना रखा है, उसकी प्रॉपर्टी को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करा लो। कैसे? जस्ट बाय कॉलिंग द फाइल नेम। तो उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर को अगर मेरे को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है तो मैं लिखता हूँ #include देन प्री प्रोसेसर की जो भी फाइल है उस फाइल का नेम। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्री प्रोसेसर जो हम हमेशा यूज़ करते हैं सी प्रोग्राम के केस में, दैट इज़ stdio.h। दैट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी और अ फाइल जिसकी प्रॉपर्टी को हम अपने प्रोग्राम के अंदर करा रहे हैं इंक्लूड। तो ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर के बाद हम लिखते हैं डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट प्री प्रोसेसर की तरह ही होता है। प्री प्रोसेसर में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वो पीस ऑफ कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेशन में क्या होता है, हम अपना ही प्री प्रोसेसर बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो कि आपके प्रोग्राम में बार बार काम आ रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उस प्रोग्राम को बार बार कॉपी करके पेस्ट करो, कॉपी करके पेस्ट करो, कॉपी करके पेस्ट करो। उससे क्या होगा, एक तो आपके कोड में जो डुप्लीकेसी ऑफ अ कोड है या लॉजिक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकंड, जो कोड की रीडेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि एक लॉजिक आप 10 बार या 20 बार देख रहे हो तो बाकी सारे प्रोग्राम से बाकी सारा कोड आपको नहीं दिखेगा। तो उससे आपको एक डिसएडवांटेज ही हुआ। बट सेकंड काम आप क्या कर सकते हो, उस लॉजिक को आप कुछ छोटा सा नाम दे सकते हो, एंड रादर देन कॉलिंग दैट पर्टिकुलर कंप्लीट लॉजिक आप उस नाम को बार बार कॉल करा रहे हो। तो वो नेम क्या कर रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है अपने अंदर, जो कि वो पूरा लॉजिक अपने अंदर होल्ड कर रहा था। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे 2 या 3 लाइन का एग्जांपल तो नहीं लूँगा, बट एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा कि अगर आपके प्रोग्राम में एरिया ऑफ सर्कल बार बार काम आ रहा है, तो एरिया सर्कल क्या होता है, 3.14 इंटू आर। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एरिया ऑफ सर्कल, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल आपके प्रोग्राम में आ रहा है 10 बार का, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 3.14 इंटू आर बार बार लिखो, 10 बार लिखो। उससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा स्लो, क्योंकि अभी आप जब आप टाइप कर रहे हो तब आपकी जो फिंगर्स हैं वो कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट्स पे है, बट जैसे ही आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखना है तो पहले आप नंबर्स पे आ रहे हो, फिर आप डेसिमल पे आ रहे हो, फिर वापस नंबर पे आ रहे हो, फिर आप मल्टीप्लिकेशन के साइन पे आ रहे हो, फिर आप कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट्स पे आ रहे हो, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन पे आ रहे हो, फिर आप वापस से अल्फ़ाबेट्स पे आ रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, और ये चीज़ आप बार बार कर रहे हो। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो ये चीज़ को, बट अगर आपको कोई और टर्म कॉपी पेस्ट करनी हो उस केस में क्या होगा, फिर आप क्या वापस से इसको कॉपी पेस्ट करोगे। दैट इज़ नॉट अ राइट वे टू राइट अ कोड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे पीस ऑफ अ कोड को ना कुछ नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने इसका नाम दे दिया एरिया। एरिया किसका, एरिया ऑफ सर्कल, जो कि अंडरस्टूड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम मैंने अगर एरिया दे दिया और इसके अंदर मैंने पास करा दिया रेडियस, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि रादर देन कॉलिंग 3.14 इंटू आर अगेन एंड अगेन, आई एम जस्ट कॉलिंग एरिया, and area is holding all the properties that 3.14 into r holding in itself। तो अगर मैं एरिया लिखूं या ये पूरी टर्म लिखूं, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अगर मैं एक खुद का प्री प्रोसेसर बनाना चाहता हूं तो वो मैं कर सकता हूं यूजिंग द कीवर्ड दैट इज़ #define। मैंने खुद का एक प्री प्रोसेसर डिफाइन कर दिया। क्लियर है। तो थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा डेफिनेशन। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट दैट इज द पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, तो वो आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। नाउ व्हाट इज़ ग्लोबल डिक्लेरेशन? देखो, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टर्म होती है, एक तो लोकल डिक्लेरेशन और एक ग्लोबल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन से पहले हम लोकल डिक्लेरेशन पढ़ते हैं, समझते हैं। लोकल डिक्लेरेशन होता है एक ऐसी चीज़ जो कि जिसकी जो नोन है, जिसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। लिमिटेड कितनी लिमिटेड है? लिमिटेड सिर्फ एक पर्टिकुलर पीस ऑफ अ कोड की ही है, ये एक फंक्शन के अंदर ही है। उसको हम बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन, कि इस फंक्शन के बाहर उसको कोई भी नहीं जानता है।
बट अगर एक मैं टर्म ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ, मतलब पूरे प्रोग्राम में अगर 100 फंक्शन भी हो तो हर एक फंक्शन उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन या उस पर्टिकुलर वेरिएबल, अगर मैं एक वेरिएबल का एग्जांपल लूँ तो उस वेरिएबल को जानता है एंड कोई भी फंक्शन उस वेरिएबल को अपने अंदर कॉल करा सकता है या अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। दैट इज़ नोन टू एवरीवन इन द प्रोग्राम, दैट इज नोन एज ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब ग्लोबल डिक्लेरेशन के बाद सबसे मेन पॉइंट आता है, दैट इज़ योर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं कभी भी सी के प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ तो सबसे पहले जो मेरा कोड है वो जाता है मेरे मेन फंक्शन के अंदर, एंड उसके बाद जितने भी अगर उसके अंदर कोई और फंक्शंस होंगे उसके बाद वो उसमें जाएगा। तो मेन फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, एंड सबसे पहले मेन फंक्शन का जो भी आउटपुट है या जो भी प्रोसेस है वो होगा, उसके बाद सारे प्रोग्राम्स होंगे। क्लियर है? उसके बाद लास्ट में आता है सब प्रोग्राम्स। अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक फाइल के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन हो, उसमें और भी फंक्शंस हो सकते हैं। तो अगर मेन फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, कोई सा भी फंक्शन, तो उसको मैं बोल सकता हूँ सब प्रोग्राम, या मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी फंक्शन। तो हर एक प्रोग्राम में मस्ट होता है कि एक मेन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर और नेसेसरी नहीं है कि उसके अंदर सब प्रोग्राम एग्जिस्ट करे। मेन फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो होगा पार्ट ऑफ द सब प्रोग्राम। आई गेस ये चीज़ भी क्लियर है। सो ये 6 पॉइंट्स से हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कैसे दिखता है। क्लियर है? तो अगर मैं एक छोटा सा कंपाइलर की विंडो बना दूँ, तो इस कंपाइलर की विंडो में सबसे पहले मैं ऐड करूँगा कुछ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी। उसके बाद मैं ऐड करूँगा प्री प्रोसेसर। ठीक है जी। उसके बाद मैं ऐड करूँगा कुछ डेफिनेशन। उसके बाद मैं ऐड करूँगा ग्लोबल डिक्लेरेशन। उसके बाद मैं ऐड करूँगा मेन फंक्शन, और एट द एंड मैं ऐड करूँगा सब प्रोग्राम। अब ये जो 6 पॉइंट हैं ये हैं एक वेरी आइडियल केस सिनेरियो कि अगर मैंने ऐसा सी प्रोग्राम बना दिया तो वो बेस्ट सी प्रोग्राम होगा जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक सी प्रोग्राम ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी टर्म इसमें नेसेसरी है, कौन कौन सी नहीं है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो मर्ज़ी है आपकी, ये डॉक्यूमेंटेशन आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट अगर आप नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई कैन से दैट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज़ नॉट नेसेसरी। सेकेंड टर्म प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म इन द केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि प्री प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ अ लाइब्रेरी दैट इज़ ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। अगर आपको अपने सी प्रोग्राम में कुछ भी आउटपुट कराना है या अगर आपको कुछ भी इनपुट लेना है तो उसके लिए एटलीस्ट आपको एक प्री प्रोसेसर यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ #include stdio.h। अगर आप कोई भी इसके अलावा यूज़ नहीं कर रहे, इसके बिना आप आउटपुट प्रिंट नहीं करा सकते हो। तो अगर आप आउटपुट ही प्रिंट नहीं कराओगे तो फिर मतलब आपने प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं करा कि अगर आप उसमें कुछ वैल्यू ही रिटर्न नहीं करा पा रहे हो तो तो अगर मैं प्री प्रोसेसर की बात करूँ तो दिस थिंग इज़ मस्ट, इट इज़ वेरी वेरी मस्ट, और यू कैन से नेसेसरी। डेफिनेशन। डेफिनेशन इज़ नॉट नेसेसरी। क्यों? इट डिपेंड्स ऑन माई प्रोग्राम। अगर मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसा कोड ही नहीं है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं है। तो डेफिनेशन इज़ टोटली ऑप्शनल। मर्ज़ी है कर भी सकते हो, मर्ज़ी है नहीं भी कर सकते। फिर आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। एक टर्म, एक वेरिएबल मैंने ऐसा ग्लोबली डिफाइन कर दिया कि उसके उस प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन हैं उस वेरिएबल को जानते हैं। अब क्या हो कि अगर मेरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फंक्शन है तो क्या मेरे को उस फंक्शन के लिए एक वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई और फंक्शन है ही नहीं, तो इसको ग्लोबली डिफाइन ही क्यों करूँ? उस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ।
तो जो भी ग्लोबल डिक्लेरेशन वाला टर्म है ये भी नेसेसरी नहीं है बिल्कुल भी। फिर आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज़ येस मस्ट 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 नेसेसरी। वाई? क्योंकि हर एक सी प्रोग्राम जब भी कंपाइल होता है वो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर आता है, एंड मेन फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक है उसके बाद वो किसी और प्रोग्राम के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर जाएगा। तो मेन फंक्शन होना सी प्रोग्राम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम्स भी नेसेसरी नहीं है। क्या हो कि अगर मेरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फंक्शन है जो कि मेन है, मेरे उसमें सारा काम चल रहा है, तो मेरे को ज़रूरी तो नहीं है सब प्रोग्राम्स को ऐड करना, मतलब कोई और फंक्शन को लेके आना, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें सिर्फ प्री प्रोसेसर और इसमें मेन फंक्शन ही नेसेसरी है। अगर इन दोनों टर्म्स के बेसिस पे मैं अपने प्रोग्राम को लिखना चाहता हूँ तो येस सक्सेसफुली मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करेगा। बट मैं बाकी टर्म्स को भी अगर इंक्लूड कर दूँ तो भी चल जाएगा। बट ये दो इंपॉर्टेंट टर्म में से किसी भी एक टर्म को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा तो मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ये दो टर्म नेसेसरी होनी चाहिए। तो आगे अगर हम प्रोग्रामिंग देखेंगे तो उसमें सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म होनी ज़रूरी है। उसके बेसिस पे मैं आपको प्रोग्राम कराऊंगा। माइट भी कुछ प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन भी एडिड होगी, बट अगर नहीं भी होगी तो ये मैं सोचना कि इसमें ये पॉइंट मिसिंग है या एडिट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो गाइस यही था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जिसमें आपने देखा कि अगर एक आइडियल केस में मेरे को सी प्रोग्राम लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।